गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप मुझे देख रहे हैं ज्ञान प्रकाश संविधान के साथ अनअकैडमी यूट्यूब बीपीएससी चैनल पर। आप यूट्यूब पर अनअकैडमी बीपीएससी ज्ञान प्रकाश सब्सक्राइब करेंगे, मतलब सर्च करेंगे, तो आपको मेरा सारा वीडियो आप उस पर लगातार कॉन्स्टिट्यूशन का देख सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर जाएं और अनअकैडमी बीपीएससी ज्ञान प्रकाश सर्च करें, आपको मेरा सारा क्लास का वीडियो आपके पास मिलेगा। और आई होप कि इस लॉकडाउन में आपकी क्लासेस अच्छी चल रही होंगी, पढ़ाई अच्छी हो रही होगी, आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, आनंद होंगे और यूट्यूब पर संविधान के साथ मेरे क्लास के साथ आप उसको लगातार अपने जनरल स्टडी के पेपर को मजबूत कर रहे होंगे, इसी प्रयास के साथ। और हम हैं अनअकैडमी पर आपके साथ। तो धन्यवाद। आगे आते हम इस चैनल पर। आपने पिछला क्लास जो कि एक ओवरव्यू में ले रहा हूं, एट अ ग्लांस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बाय पार्ट में कर रहा हूं, एक जनरलाइज आइडिया दे रहा हूं। ये कोई इसमें डिटेल एक फंक्शनल लेवल पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं बता रहा हूं। इसके लिए जब भाग एक हम बताएंगे, उसके लिए और डिस्कशन करेंगे, पार्लियामेंट के साथ करेंगे, कब कब हमारी पॉलिटिकल स्टेट राज्य का निर्माण हुआ है, 1960 में कब हुआ है, 1956 में कौन से राज्य का निर्माण हुआ, 63 में क्या हुआ, 66 में क्या हुआ, 71 में भी नए राज्य बने हैं, 75 में भी बने हैं, मुझे याद है। 75 के बाद आपको 87 में भी बने हैं, फिर 87 के बाद आपको नए राज्य का निर्माण 2000 में हुआ है। अभी यूनियन टेरिटरी के रूप में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर और दमन और दीव की चर्चा होती रही है। उसके बारे में हम उस दिन चलेंगे, विस्तृत क्वेश्चन के साथ चलेंगे। और उसके बाद अभी तक आए हुए जितने भी प्रश्न हैं, या वो बीपीएससी को हो या यूपीएससी को हो, दरोगा को, एसएससी और रेलवे को, उसके साथ में आपका आऊंगा। और निश्चित रूप से आप भाग एक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इस क्लास के बाद आप करने के हैसियत पर होंगे और आपका जनरल स्टडी का पेपर इन फ्यूचर में जितने एग्जाम है उसको आप क्रैक कर सकते हैं, इस दावे और उम्मीद के साथ। आपके इस नेक्स्ट टॉपिक पर हम, जिसका नाम है सिटीजनशिप, नागरिकता। तो हमारा जो टॉपिक है संविधान, मैं बताया था कि ये मुख्य रूप से जो आपको जो 9 पंचायती राज है, यहाँ तक टाइम लगता है, उसका एक क्लास में आपका सारा क्लास होगा। फिर हम एक ऐसा क्लास करेंगे जिस पर 1 से लेकर 22 पार्ट्स तक लिखे रहेंगे और उसको एक दिन में हम आपको क्लास के साथ आपको याद करवाने के लिए प्रैक्टिस के रूप में आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे क्लास के बाद छात्रों को लगभग जनरल स्टडी का पेपर क्लास में याद होता है, मैं उसमें आपको याद करवाऊंगा। तो नागरिकता, सिटीजनशिप, समय का सदुपयोग करते हुए, नागरिकता एक शब्द है जिसको हम लोग, इसका क्लास जब हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या फिर उसको सीए कहिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के साथ, करंट अफेयर के साथ, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। लेकिन अभी हम सिटीजनशिप के ऊपर में संविधान में क्या लिखा है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उसके बारे में हम आपके साथ आ रहे हैं। देखिए, आपने लिखा कि स्क्रीनशॉट लेना रहता है सर कंटेंट को, तो आप, मैं बोर्ड पर आपने रिक्वेस्ट किया था कि हट जाएं, तो मैं 1 सेकंड के लिए बोर्ड से थोड़ा पीछे आ रहा हूं ताकि आप बाद में जब भी वीडियो देखें तो इसको आप लिख सकें। यहां तक आपको, चलिए, ये टाइम मिल गया होगा बोर्ड का। तो हमारे प्रश्न पूछे कि हमारे संविधान में किस पार्ट में सिटीजनशिप की चर्चा है, हमारे संविधान के किस पार्ट में नागरिकता की चर्चा है। संविधान के भाग 2 में, पार्ट नंबर 2 में। और मैं आपसे पूछूं कि सिटीजनशिप की चर्चा कितने आर्टिकल में है, तो 5 to 11। अगर मैं ये पूछूं कि नागरिकता के ऊपर कितना अनुच्छेद लिखा गया है, तो आप बता सकते हैं कितना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि कुल मिला के 7 आर्टिकल्स हैं। टॉपिक में 7 आर्टिकल्स हैं, कुल मिलाकर 7 आर्टिकल्स हैं जिस पर आप नागरिकता में के ऊपर चर्चा की गई। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नागरिकता संबंधित कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो नागरिकता के संबंधित कुल 7 अनुच्छेद हैं, इसको आप याद रखेंगे। सिटीजनशिप, इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एक चार्ट से बनाया जा सकता है कि किस देश में ड्यूअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है, किस देश में सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता किस प्रकार है, अमेरिका में सिंगल सिटीजनशिप किस प्रकार है, कनाडा में किस प्रकार है, स्विट्जरलैंड में किस प्रकार है, ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार है, ब्रिटेन में किस प्रकार है, पुर्तगाल में किस प्रकार है और भारत में किस प्रकार है।
निश्चित रूप से, चूंकि सरल शब्दों में अगर हम कहें तो हमारे यहाँ भारत के अंदर नागरिकता एकल नागरिकता है। हमारे यहाँ सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप है। हमने जो अपने संसदीय प्रणाली में नागरिकता संबंधी जो प्रोविजन हमने डाले हैं उसमें हमने सिंगल सिटीजनशिप को लागू किया है, और इस पर सिंगल सिटीजनशिप ही हमारी अपने देश के नागरिकों की एक पहचान है। हम किसी दूसरे देश के नागरिकता नहीं ले सकते हैं। तो इन सब अनुच्छेद के पहले ऊपर हम चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एक एक आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे। आर्टिकल्स नंबर 5 to 11, अनुच्छेद 5 कहता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात जब देश आजाद हुआ और जब हमारा संविधान लिखा जाने लगा और जब पहले संविधान का जब प्रारंभ हुआ, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ में, बिगनिंग टाइम में, एकदम जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय तक भारत के अंदर, जो हमारे देश के अंदर जो 5 वर्ष पहले से जो लोग भारत में रह रहे हैं वो भारत के सिटीजन समझे जाएंगे, वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। कोई भी इंसान हमारे देश के अंदर जब संविधान लागू हो रहा था उसके 5 वर्ष पहले से भारत में रेसिडाइज कर रहा है, भारत में रह रहा है, तो भारत का नागरिक माना जाएगा। मैं आर्टिकल्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, अभी संविधान सिटीजनशिप के प्रोविजन के बारे में नहीं आ रहा हूँ। प्रोविजन के बारे में मैं आऊँगा, डिटेल क्लास जो आपका चर्चा होगा। तो संविधान, आप ध्यान रखें, ये ऑर्डिनरी क्लास है, सिंपल क्लास है, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप उस लेवल पर नहीं समझेंगे, क्योंकि एक पहले इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि जिनका नहीं पढ़ा हुआ उनका बेसिक मजबूत हो जाए, तब फिर हम डायरेक्ट आर्टिकल यूज करेंगे कि आर्टिकल 6 वर्सेज आर्टिकल 9, आर्टिकल 11 वर्सेज आर्टिकल 8, इस तरह की बातों को हम लोग आर्टिकल 11 वर्सेज आर्टिकल 15 के अनुच्छेद 11 किस प्रकार से 15 से ओवरलैप करता है, किस प्रकार से अनुच्छेद 15 का रिलेशन आर्टिकल 11 का, आर्टिकल 11 का किस प्रकार से सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेशन है, आर्टिकल 11 का किस प्रकार से राइट टू इक्वलिटी के साथ रिलेशन है, आर्टिकल 11 का किस प्रकार से आर्टिकल 15 जो प्रोहिबिशन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, बर्थ प्लेस एंड सेक्स एंड डिसेंट के आधार पर किस प्रकार से आर्टिकल का रिश्ता है, ये किस प्रकार से आर्टिकल 11 का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिश्ता है, अल्टीमेटली इन सबों का रिश्ता अभी जो चर्चा में सबसे ज़्यादा 2019 से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमारे संसद ने पास किया है, इन सबों का एक रिलेशन आर्टिकल्स नंबर 11 से है। उसको हम इसको और विस्तृत रूप से जब चर्चा करेंगे तो क्लास में देखेंगे। अभी आप आर्टिकल्स याद करने का प्रयास करें, पहले याद हो, पहले समझे, फिर विश्लेषण हो। आपके पास पहले याद होना चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कुछ कंटेंट रिमेंबर होना चाहिए, देन हम विश्लेषण के ऊपर जाएंगे, उस व्याख्या के ऊपर। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिए 26 जनवरी 1950 के समय की बात है। आज इस आर्टिकल का कोई यूज नहीं है, आज रिलेवेंट हो गया है, अगर चाहे तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में हटा भी सकते हैं, लेकिन ये मेन पार्ट है, इसे रखा गया क्योंकि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जो थे वो नागरिक हो गए। अब आज 70 साल हो गया, जितने उस समय लोग थे बहुत कम, 1% लोग बचे हुए हैं, 10-20 साल में और भी आर्टिकल्स का यूज कुछ भी नहीं होगा। उसी तरह से अनुच्छेद 6, मैंने सी जहां पर लिखा है शॉर्ट में, चूंकि बोर्ड में जगह कम है, तो जहां जहां मैंने सी लिखा है उसका मीनिंग आप सिटीजनशिप के रूप में लेंगे, नागरिकता, उसका अर्थ क्या समझेंगे, सिटीजनशिप, शॉर्ट संकेत, सी का संकेत सिटीजन। तो अब यहाँ पर देखिए, राइट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का अधिकार, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन, कहता है कि ये नागरिकता का अधिकार किसके बारे में कह रहा है, हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जब संविधान लिखी जा रही थी तो जिस संविधान की पुस्तक जो आप देख रहे हैं, जितनी आसानी से जिस पुस्तक को आप देख रहे हैं उतनी आसानी से एक्चुअली लिखी नहीं गई है। संविधान के सिद्धांत, संविधान के दर्शन उस प्रकार लिखे गए जिस प्रकार से युद्ध भूमि में कर्म का उपदेश देते हुए गीता पुस्तक लिखी गई थी। जिस समय संविधान सभा की रचना हुई, जिस समय संविधान सभा का इलेक्शन हुआ, वो वही दौर था कि नोआखाली में भीषण हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। जिस समय संविधान के असेंबली में, काउंसिल में जब मेंबर डिबेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर, फर्स्ट आपको याद होगा कि कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारे यहाँ जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन करवाया गया और संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई और पहली बार
first sitting of the Constituent Assembly was held by 9 December 1946 और इसी समय में आप देखोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इलेक्टेड एज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। और उसके बाद देखोगे मेन जो संविधान का काम शुरू हुआ 9 दिसंबर से नहीं, मेन संविधान का काम 13 दिसंबर से हुआ। ठीक उसके पहले 11 दिसंबर को सेकेंड सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड बाय 11 दिसंबर 1946 एंड इन दिस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। इसके बाद ग्रेजुअली आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की प्रोसेस शुरू हुआ और मोस्ट आफ्टर वन डे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मोस्ट important जो symbol था symbolic of most important philosophy of the constitution which was derived by the Pandit Jawaharlal Nehru when the third sitting of the Constituent Assembly was held by 13 December 1946 and in this time Pandit Jawaharlal Nehru made a objective resolution and tabling the objective resolution in front of the house and that was known as the preamble of our constitution जिसकी लाइन शुरू होती है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, भारत का दर्शन, भारत की प्राण, भारत की आत्मा, भारत की संप्रभुता, भारत की संसदीय, भारत की लोकतंत्र, भारत की एकता अनेकता सांस्कृतिक विविधता को लेकर हमारा दर्शन प्रियम्बल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया और उस दर्शन के अनुरूप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन हुआ जिसमें 7 मेंबर थे, आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर थे, अयंगर थे, अय्यर थे, उसमें के मुंशी थे, माधव थे, लादी कृष्णा स्वामी थे उसमें और इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके आपको चेयरमैन थे। इस प्रकार जो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जो पेश किया बाय 13 दिसंबर 1946 और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर पास होता है 1947 में, उसके ऊपर पूरा हमारा संविधान लिखा है। तो उसी संविधान की आत्मा का एक प्रारूप है, उसी आत्मा उसी दर्शन को भारतीय जनता के बीच में जीवंतता स्थापित करने के लिए जिस विधान का निर्माण हुआ उस विधान का ही नाम है, उस आइडियोलॉजी का नाम है, उस पहचान का नाम है, उस विशेषता का नाम है कि हमारे 130 करोड़ व्यक्ति इंडियन सिटीजन, इंडियन नेशनल के रूप में अगर जाने जाते हैं तो उसका कारण यही नागरिकता का चैप्टर है, उसका कारण यही सिटीजनशिप का चैप्टर है जिसको हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं इसमें क्या पढ़ना है हमें। तो 6 में राइट्स ऑफ द सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यहां लिखा हुआ कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता संबंधी अधिकार। जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए, जब दंगा हो रहे थे 1947 का बंटवारा हो रहा था, उसी समय संविधान लिखा जा रहा था, सबसे बड़ी चिंता थी कि जो लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं वो तो आर्टिकल नंबर 5 के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे क्योंकि 5 साल पहले से जो भारत में रह रहा है वही भारत का नागरिक माना जाएगा। तो जो पाकिस्तान से लोग माइग्रेट करके इंडिया में आ रहे हैं वो किधर 5 साल पहले से भारत में, इसलिए सबसे पहले प्रश्न उठा संविधान सभा में जो सिटीजनशिप कमेटी जो काम कर रही थी, सबसे पहला क्वेश्चन हुआ कि जो पाकिस्तान से भारत लोग आ रहे हैं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, उनको सिटीजनशिप कैसे दिया जाए। इसीलिए आर्टिकल नंबर 6 में यही कहा गया कि जो लोग 19 जुलाई 1948 तक का समय दिया गया, ध्यान रखिए 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ और हम 1948 19 जुलाई 1948 तक का हम समय दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, आर्टिकल 6 deals the provision regarding that person who migrated from Pakistan to India before 19 July 1948। तो 19 जुलाई 1938 से पहले जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत में आ रहे हैं शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। और इसलिए हमारे अनुच्छेद 6 में यही कह दिया कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत में लोग आ गए, राइट उनका सिटीजनशिप का राइट बनेगा, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड, मतलब जो वहां से प्रव्रजन करके आए, माइग्रेटेड टू इंडिया, जो भारत आ गए, कहां से, फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता संबंधी अधिकार बने रहेंगे जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए। क्लियर, याद करते चलिएगा। 5 है आर्टिकल नंबर 5, तो प्रारंभ, आर्टिकल नंबर 5 प्रारंभ, अगर 5 बोलिए दिमाग में ले, प्रारंभ 5 प्रारंभ मतलब प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, पाकिस्तान से भारत कब तक,
ये डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले तक भारत आ चुके हैं उनको सिटीजनशिप क्या होगा, मिलेगा, उनका सिटीजनशिप होगा, उनका रखा जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं। जो आ गए वो भारत के रिफ्यूजी नहीं कहेंगे बल्कि भारत के नागरिक। हाँ, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर जो माइग्रेट होकर आएंगे उनके लिए डिफरेंट प्रोविजन है सिटीजनशिप लेने के लिए, जैसे बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, ये 2 प्रोसेस है जिसके द्वारा भारत की नागरिकता ले सकते हैं। उसी प्रकार माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, मैंने शॉर्ट कर दिया इस लैंग्वेज को, कि जो भारत से माइग्रेट करके, इंडिया से जो माइग्रेट मतलब भारत से जो पाकिस्तान चले गए मार्च 1947 के पहले तक, मार्च 1947 के पहले तक जो भारत से अपना सामान पैक करके सीमा पार करके रावलपिंडी चले गए, उनकी नागरिकता क्या हो जाएगी, उनकी नागरिकता एबोलिश हो जाएगी, उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, उनकी नागरिकता स्वयं में ही सेल्फ है ना, उनकी सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जो व्यक्ति भारत से न्यू दिल्ली से लाहौर चले गए, श्रीनगर से जो रावलपिंडी चले गए, अजमेर से जो पेशावर चले गए, अर्थात कोई भी सिटीजन, या फिर कलकत्ता से जो ढाका चला गया, बांग्लादेश चला गया, तो जो भी मार्च 1947 के पहले तक जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान माइग्रेट करके चला गया उनके नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो 5 में क्या हुआ, प्रारंभ में, और 6 में पाकिस्तान से आने वाले, और 7 में पाकिस्तान जाने वाले। याद करने का बहुत बढ़िया तरीका कि 5 में प्रारंभ में नागरिकता, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, प्रारंभ में नागरिकता, और 6 में आने वाले पाकिस्तान से भारत, और 7 में जाने वाले। 8 में क्या प्रोविजन है, आर्टिकल नंबर 8, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग जिनके दादा, नाना, नानी, पितामह भारत में रह रहे हैं और किसी कारणवश वो भारत से बाहर जॉब कर रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, तो ये भी चिंता होगी, क्योंकि पहली बार हमारे पास सिटीजनशिप की व्याख्या हो रही है। पहली बार एक व्यक्ति का सिटीजनशिप क्या है, एक व्यक्ति का जो विधायी प्रक्रिया है, एक व्यक्ति का मतलब लीगल इंटरप्रिटेशन, एक हम व्यक्ति है, मेरा इंडिविजुअल रूप से लीगल इंटरप्रिटेशन किसी देश के अंदर है, तो उस वर्ड के रूप में जो हमें जाना जाएगा वो नागरिक के रूप में, सिटीजन के रूप में, नेशनल के रूप में, वी आर इंडियन नेशनल, आई एम इंडियन नेशनल, कोई कहेगा हम यूएस नेशनल, वो राष्ट्रीय किस देश का नागरिक है, सिटीजन है। तो इसके लिए ये जरूरी था कि पर्सन ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन, हु रेसिडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो रेसिडिंग है, जो रेसिडाइज कर रहा है भारत से बाहर जो रेसिडाइज कर रहा है, भारत से बाहर जो निवासी कर रहा है, लेकिन वो कहाँ का है, इंडियन ओरिजिन, तो उसको उसकी नागरिकता अगर भारत के आप मूल के, अर्थात आपके दादा दादी पितामह से कोई भारत के हैं, भारतीय ओरिजिन है, आप विदेशों में काम कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, बल्कि आपकी नागरिकता कंटिन्यू रखी जाएगी। अर्थात 5 में आने वाले, 5 में प्रारंभ में नागरिकता, 6 में आने वाले, 7 में जाने वाले, और 8 में विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता के ऊपर हमारे संविधान में चर्चा है। और उसी प्रकार से आप आर्टिकल 9 देखिए। आपकी वीडियो में इंग्लिश के साथ साथ मेरा हिंदी में उस अनुच्छेद को, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगा आपको हिंदी में, तो उसको हिंदी में लिख भी लेंगे। और आर्टिकल्स तो एवरीवेयर है, बोथ लैंग्वेज, आप कहीं भी देख सकते हो। यू कैन सी इंग्लिश मीडियम बुक, हिंदी मीडियम बुक, है ना, प्लेंटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कहीं भी आप किसी भी बुक में जाइए, बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो यहाँ से ये 9 है, ये हो गया विदेशों में रहने वाले। तो इसको मैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि विदेशों में रहने वाले, यहाँ पर आप एक लाइन भी लिख सकते हैं अगर मन करेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए एक तो विदेशों में रहने वाले, भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनकी भारतीय नागरिकता रहेगी। उसके बाद हम आर्टिकल 9 में चर्चा करते हैं, पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल नंबर 9, जैसे आप सिटीजनशिप की समाप्ति, अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है
और किसी विदेश जाकर उस देश की वो अगर नागरिकता एक्वायर करता अपने मन से बिना सरकार की इजाज़त से, क्यों कि हमारे का सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, हमारे के यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। हम नागरिकता जो सिटीजनशिप का प्रोविज़न हमने लिया है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान की देन है। हमने नागरिकता संबंधी जितने प्रोविज़न हैं हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, और हमारे नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको इंग्लैंड से प्रभावित हैं, उनसे हम लोग अडॉप्ट किए हैं बहुत सारा, उसमें कुछ चेंजेज के साथ। कौन सी चेंजेज हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन के सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है, इंडियन सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है, यूएस के सिटीजन में क्या डिफरेंस है और यहाँ के सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है। यूएस में एक पूरा यूनियन के लेवल पर क्या यूएस का सिटीजनशिप है, और एक आपको वहाँ के यूएस में वर्जीनिया प्रांत, आपको कैलिफोर्निया प्रांत, कैरोलिना प्रांत, मैसेच्यूसेट्स जो स्टेट हैं, आपको बहुत सारे डेलवेयर हैं, रोड आइलैंड है, बहुत सारे उसके प्रोविंस हैं। तो उसका क्या रोल है सिटीजनशिप को लेकर, यूएस में किस प्रकार से डुअल सिटीजनशिप है, उसके बारे में भी हम देखेंगे, जो डिटेल का क्लास हमारा टॉपिक है चलेगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि पर्सन वॉलंटरीली मतलब वह व्यक्ति जो अपने आप, एक्वायरिंग मतलब जो प्राप्त कर लेता है सिटीजनशिप, सी मतलब सिटीजनशिप, कोई व्यक्ति स्वयं से स्वेच्छा से एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है, फॉरेन स्टेट किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है, तो नॉट टू बी अ सिटीजन, कहाँ का, भारत का नागरिक नहीं रहेगा, नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो उसकी अर्थात अगर आप विदेश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता अपने आप समाप्त रहेगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मकबूल फिदा हुसैन जो भारत के मशहूर पेंटर थे, उन्होंने कुछ ऐसी पेंटिंग बनाई कि जिसकी बहुत आलोचना हुई, लगा कि कहीं ना कहीं उनको एक लंबे कारावास हो सकता है, तो उन्होंने भारत छोड़कर वो चले गए और कतर में चले गए, और कतर में ही रहकर वो बहुत दिनों तक कतर रहे, और बाद में उन्होंने कतर की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, कतर की सिटीजनशिप ले ली, और जैसे ही क्या है वॉलंटरीली एक्वायरिंग, वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता लेता है तो वह व्यक्ति भारत, अगर स्वेच्छा से लेता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझाएगा, उसकी नागरिकता अपने आप सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, स्वयं में समाप्त हो जाएगी। तो ये आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है, कंटिन्यूअस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप, जो भारत में है लीगल रूप से जो भी जिनका भी सिटीजनशिप है, चाहे वो 5 से मिला हो, 6 से मिला हो, 7 से मिला हो, 8 से मिला हो, और 9 तो कहता है समाप्त हो जाना, तो जिनकी भी सिटीजनशिप है वो कंटिन्यूअस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, उनका नागरिकता बनी रहेगी, उनके अधिकार बने रहेंगे, और सिटीजनशिप के जितने भी प्रोविजन है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और भारत में जो राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ है, विधि के समक्ष समानता है, हर व्यक्ति विधि के नज़र में समान है, हर व्यक्ति इक्वल है, कानून के समक्ष सब लोग इक्वल हैं, बराबर हैं, समान हैं। तो ये जितने भी राइट हैं और उनका जो सिटीजनशिप है तो उनके कंटिन्यू रहेगा, यानी 6-10 ये आपकी गारंटी देता है। लेकिन अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, वह बात थी कि तो फिर सीए कहाँ से बन गया, है ना। तो आप जब ये लिखा गया संविधान 26/1950 को लागू हो गया, तो 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहाँ से आ गया, नागरिकता अधिनियम 1955, उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1986, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, फिर आपको आएगा आगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, फिर आप देखिएगा तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, अमेंडमेंट एक्ट 2003, फिर 2005, फिर 2011, फिर 2015, और लास्टली फाइनल रूप से अभी जो एक कानून जो अभी दिसंबर में मतलब 2019 में जो पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके ऊपर अभी देश में ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ज़्यादा इसमें लेकर बहुत ज़्यादा
दुविधा में लोग हैं, बहुत ज़्यादा इसका कहीं समर्थन कहीं विरोध हो रहा है। मतलब कहने का मतलब कि इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है, लेकिन हम उसको देखेंगे कि उसका संवैधानिक प्रारूप क्या है, क्या वो लीगल है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी भाषा क्या है, क्या वो संसद का अधिकार है नागरिकता के ऊपर कानून बनाना, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन तो ये जो बताया कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया, सिटीजनशिप एक्ट 1986 आया, 1992 आया और लास्टली आप देख रहे हैं 2019 आया। तो ये कैसे होता है? तो आर्टिकल नंबर 11 इन सबों का आंसर आर्टिकल नंबर 11 में ही निहित है, क्योंकि अनुच्छेद 11 कहता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ। ये आर्टिकल 11 है कि संसद को शक्ति देता। आर्टिकल 11 empower to the parliament, अर्थात अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11 ये संसद को शक्ति है। इट इज द राइट्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ रिगार्डिंग द सिटीजनशिप, लेकिन वो संवैधानिक ढांचे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर के अंदर होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा के अंदर होना चाहिए। तो हमारा जो अनुच्छेद 11 यह कहता है, आर्टिकल 11 यह कहता है, अनुच्छेद 11 संसद को शक्ति देता है नागरिकता के ऊपर कोई भी कानून बनाने का। अनुच्छेद 11 संसद को यह शक्ति देता है कि आप नागरिकता के ऊपर कानून बना सकते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 2019 अगर बना है तो अगर हम उसे संवैधानिक राजनीतिक बातों में न जाएं और उसका कोई पॉलिटिकल हम एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं करेंगे, हम वही चर्चा करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और क्या वो सही है क्या गलत है, क्या वहाँ पर संसद का राइट था या नहीं, उसको बाद में हम लोग देखेंगे जब 2019 पर जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 देखेंगे तब। लेकिन हमारा आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, नागरिकता संबंधी प्रोविजन को संसद कानून बनाकर बना सकती है। नागरिकता संबंधी अधिकार को संसद कानून के रूप में बना सकती है और इसी आधार पर इसी अनुच्छेद 11 का यूज करके तो आर्टिकल 11 का यूज करके, तो आर्टिकल 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आर्टिकल 11 की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 11, और यहाँ पर आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट था कि आर्टिकल 3 संसद को यह अधिकार दे रहा था पार्लियामेंट को कि आप नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। नए राज्यों का क्या कर सकते हैं? निर्माण। तो नए राज्यों का निर्माण करना किसको अधिकार था? संसद को। ठीक उसी प्रकार जो आर्टिकल 3 में सिमिलरिटी है अपने टॉपिक को लेकर, वही सिमिलरिटी आर्टिकल 11 में है अपने टॉपिक को लेकर। और आर्टिकल 11 के द्वारा भी संसद नागरिकता के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर, नागरिकता के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर कोई भी कानून बना सकता है। कोई भी कानून बना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए वो, क्योंकि हमारे क्या संसद भी 1973 के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस केरल के केस में कहा था कि पार्लियामेंट कहीं भी संशोधन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे में वो नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती है। अगर उस तरह का संशोधन करती है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट उसको जीरो घोषित कर सकती है। इसलिए पार्लियामेंट को मालूम ये होता है कि हम किस संशोधन को कहाँ तक करें। अगर वो मनमाना करेगा तो फिर तो जीरो हो जाना है। पार्लियामेंट अगर कोई कानून बना दिया, अगर कोई अमेंडमेंट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कानून सुप्रीम हो गया, ये जो चाहे वो कर सके, बल्कि उसका ये मतलब है कि उसके ऊपर भी संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अर्थात संसद के बनाए गए कानून को री एग्जामिन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट अंतिम रूप से हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सिटीजनशिप एक्ट बना सकती है और इसी पावर का यूज करके पहला जो कानून बना था, जो मेन कानून, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955। वो पहला कानून कौन सा बना? सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इसीलिए अब ये आपका लैंडमार्क है, ये आपका लैंडमार्क है। अब कोई भी कानून बनता है तो यही लिखा जाता है सिटीजनशिप,
और एक्ट और बीच में अमेंडमेंट जोड़ा जाता है। अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, 1986, Citizenship Amendment Act 1992, Citizenship Amendment Act 2010, 2000 Citizenship Amendment Act 2005, Citizenship Amendment Act 2011 और लास्टली जो हमारा अभी आया है वो क्या है? Citizenship Amendment Act, Citizenship Amendment Act 2019, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019। और जब ये लाया गया था पार्लियामेंट में बनाने के लिए, तब उसका नाम पड़ गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है ना, नागरिकता संशोधन विधेयक। और जब कानून बन गया तो इसको बोला गया नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये जनरल परिचय था। अभी सब्जेक्ट नागरिकता को मैंने नहीं पढ़ाया है, उसमें बहुत वही एक ओवरव्यू बता रहे हैं सब पूरे संविधान का। इससे भी आपको 70% क्वेश्चन बन जाएंगे, लगभग 70% केवल ओवरव्यू में ही बन जाएंगे। दरोगा इस सब का एग्जाम जो है वो इससे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, इसी तरह की चर्चा फंडामेंटल राइट पर करेंगे और फिर DPSP पर करेंगे। ये यहाँ पर एक क्लास लग जाएगा, फंडामेंटल राइट पर भी, DPS पर भी, द यूनियन पर भी। और फिर एक क्लास में हम लोग मतलब 6, 7, 8 और 9, 10 इधर तक पूरा समेटेंगे एक क्लास में। ठीक है, थैंक्स। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, आप एंजॉय करिए।